नमस्कार, मैं हूं रोहित खन्ना। आप देख रहे हैं हमारा चैनल नेशन स्पीक्स। और हिमाचल की वादियों को देख के आप अक्सर समझ जाते होंगे कि रोहित हिमाचल में आज किसी और राजनीतिक शख्सियत की इंटरव्यू करने वाला है। बिल्कुल सही पहचाना आपने। देखिए, हिमाचल के चुनाव इस बार अलग क्यों हैं, यह अलग कैसे होने जा रहे हैं, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लीजिए कि आज तक के जो चुनाव हुए हैं उसमें दो ही पार्टियाँ रहीं, बीजेपी, कांग्रेस। दोनों का आमना सामना होता रहा, दोनों की अदल बदल होती रही, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस। बाहर से ऐसी कोई बड़ी चुनौती अगर हम हिमाचल विकास कांग्रेस को छोड़ दें, जो कि थोड़ी देर के लिए आई थी, ऐसी कोई चुनौती आई नहीं है। इसलिए अभ्यास है ए और बी टीम का। लेकिन इस बार हिमाचल में ऐसा है नहीं है, स्थिति अलग है, पार्टियां ज़्यादा है। यानी कि बीजेपी और कांग्रेस के अलावा जहां पर आम आदमी पार्टी है, वहीं एक पार्टी और हिमाचल में आई है, जो है राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी। ये पार्टी कैसे एग्जिस्टेंस में आई, क्या इनका एजेंडा है, कहाँ ये चुनाव लड़ने वाले हैं, कैसा रिस्पांस है, इन सभी चीज़ों को आज हम आपको बताने वाले हैं। और मेरे साथ हैं राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के अध्यक्ष रुमित ठाकुर। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। रुमित जी, हिमाचल का चुनाव हमेशा से ही दो पार्टियों का चुनाव रहा है जी, वो क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। लेकिन राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी, सबसे पहले तो इस पार्टी की ज़रूरत क्या पड़ी कि जब दो पार्टियां थी, आप किसी भी पार्टी में जा सकते थे, लेकिन अलग से पार्टी क्यों? रोहित जी, सबसे पहले आपके मीडिया चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से, और आप एक ऐसी शख्सियत रही हैं कि जो इस हिमाचल प्रदेश के बड़े बड़े राजनेताओं तक आपने उनकी बात पहुंचाई है, हिमाचल की जनता तक। और आज हमारा भी सौभाग्य है कि आपके साथ हमें बात करने का मौका मिला है। जहां पर रोहित जी हिमाचल प्रदेश की राजनीति की बात आती है, तो 51 सालों की राजनीति के ऊपर हम लोग नज़र दौड़ाएं तो इस हिमाचल प्रदेश में जो एक हमारा 80 से 85 लाख की जनसंख्या वाला ये प्रदेश है, आप एक छोटा सा प्रदेश, पहाड़ी राज्य इसको बोल सकते हैं। इस हिमाचल प्रदेश में एक वर्ग है जिसको स्वर्ण समाज कहा जाता है, और जिसकी संख्या इस हिमाचल प्रदेश में 75% के लगभग है। लेकिन रोहित जी, जहाँ पर देखा जाए कि ये जो भाजपा कांग्रेस रहे, इन भाजपा कांग्रेस के नेताओं ने, और कितने 48 विधायक तो हमारे ऐसे हैं जितने हमारे मुख्यमंत्री आज तक हिमाचल प्रदेश में रहे, और सारे राजपूत कम्युनिटी से रहे। एक रहे शांता कुमार जी, जो ब्राह्मण समाज से आते थे, उनके अलावा सारे मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश में हमारे राजपूत कम्युनिटी से रहे। लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद, 48 विधायक होने के बावजूद, प्रत्येक मुख्यमंत्री राजपूत कम्युनिटी से होने के बावजूद, ये जो हिमाचल प्रदेश में रहने वाला स्वर्ण समाज है, इसकी प्रताड़ना का एहसास आज तक कभी किसी ने नहीं किया। इसके बारे में आज तक कभी किसी ने बात नहीं करी। हम लोग किस समस्याओं से जूझते हैं, हमारा युवा, हमारा किसान, हमारा कर्मचारी, हमारा स्टूडेंट किन प्रताड़नाओं का वो शिकार होता है, उसके बारे में आज तक बात करने की जहमत किसी ने नहीं उठाई। कोई भी राजनीतिक दल आया, कोई भी राजनीतिक नेता आया, उनको हमेशा से एक वर्ग इस हिमाचल प्रदेश की राजनीति में दिखता है। चाहे उनको आप प्रताड़ना का शिकार बोलो, चाहे आप उनको शोषण होने वाला वर्ग मानो। जहाँ पर हिमाचल प्रदेश में, अपितु पूरे के पूरे देश में, ये जो जर्नल कैटेगरी आती है, जो सबसे ज़्यादा आज सरकार की नीतियों, योजनाओं और सरकार के बनाए हुए कानूनों का जो सबसे बड़ा शिकार है, उसके बारे में बात करने वाला आज तक कोई भी राजनीतिक दल नहीं था। हमारा देवभूमि क्षत्रिय संगठन और स्वर्ण मोर्चा ने स्वर्ण समाज के लिए लड़ाई लड़ी, अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। और एक ऐसा वक्त आया कि इस हिमाचल प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ा भूचाल आ गया। क्यों? क्योंकि जब एक वर्ग एकत्रित होना शुरू हुआ। और 10 दिसंबर इस हिमाचल प्रदेश का एक ऐसा दिन है कि जहां पर इतिहास में, 51 साल के इतिहास में पहली बार इन सरकार को, इन राजनीतिक दलों को घुटने टेकने पड़े। 1 से 1.5 लाख लोग उस वर्ग के एकत्रित हुए जिनको ये कभी किसी गिनती में ये लोग नहीं लेते थे। हम लोगों ने इनकी जड़ें उखाड़ी, जड़ें हिलाई, हमने अपनी ताकत का एहसास कराया। स्वर्ण समाज की आवाज़ उठाने वाला कोई राजनीतिक दल इस हिमाचल प्रदेश में नहीं रहा, कोई राजनीतिक नेता इस हिमाचल प्रदेश में नहीं रहा। राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी का जो जन्म है वो उसी स्वर्ण समाज के आंदोलन समाज को लेके हुआ है। चलिए, पहला आपने क्वेश्चन का आंसर तो दे दिया। पर रुमित जी, भारत जैसा देश जहाँ पे सभी समुदाय, सभी रिलीजन, सभी जो जाति है वो इकट्ठे मिलकर रहती हैं, यहाँ पर कभी वो कहते हैं ना कि एक गंगा जमुनी तहजीब कह लीजिए, या इकट्ठे मिलकर रहने का वो है, तो इस सब के बीच ये
स्वर्ण समाज को एक लेके आना, आपको लगता नहीं इससे समाज में थोड़ा सा बंटवारा पैदा हो जाएगा? रोहित जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या अगर इस देश में या इस हिमाचल प्रदेश की मैं बात करता हूँ, क्या जो जनरल कैटेगरी है, राजपूत कम्युनिटी है, ब्राह्मण कम्युनिटी है, वैश्य कम्युनिटी है, जो एक स्वर्ण समाज का हिस्सा है, क्या इन्हीं के जब ये अपने अधिकारों के बारे में बात करते हैं, क्या उसी से जातिवाद फैलता है, या उसी से माहौल ख़राब होता है, या उसी से अराजकता फैलती है? हिमाचल प्रदेश के साथ पूरे देश में जब स्वर्ण समाज के खिलाफ जब नीतियाँ योजनाएं बनाई जाती हैं, एक भी योजना में हमारे वर्ग के लोगों को एक अधिकार 1.1% अधिकार नहीं दिया जाता, क्या उससे जातिवाद नहीं फैलता? क्या उससे अराजकता नहीं फैलती? क्या उससे भेदभाव नहीं फैलता? पर जनरल कैटेगरी तो हमेशा ऐसे रिजर्वेशन के खिलाफ रहा है, रिजर्वेशन के खिलाफ चीज़ें, तो रेदर देन कि आप अपने लिए आप चाहते हैं कि जनरल कैटेगरी को रिजर्वेशन मिले? देखिए, हम लोग उस वर्ग से आते हैं कि जिन्होंने हमेशा से सबको साथ लेकर चलने की बात कही है, और आज हम भी वही करते हैं। जहाँ पर बात रिजर्वेशन की आती है, आरक्षण की आती है, हम आरक्षण के पहले से खिलाफ थे, आज भी खिलाफ है, आगे भी खिलाफ रहेंगे। हम हमेशा से बोलते रहे हैं कि आप इकोनॉमिकल बेसिस पे आप इसको लागू करें ना, आर्थिक आधार पे देना। आप जो गरीब परिवार है, जो गरीब है, जिसकी सर पे छत नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, आप क्यों नहीं देते? ये जो देश है 135 करोड़ लोगों का देश है रोहित जी, और जब ये देश 135 करोड़ लोगों का है, देश का संविधान 135 करोड़ लोगों का है, देश में राज करने वाली सरकार 135 करोड़ लोगों की है, तो वो क्यों एक या दो वर्ग के लिए वो बात करती है? क्यों नहीं वो सभी वर्गों के लिए बराबर बात करती है? दबे कुचले रहे हैं, उन वर्गों की हमेशा उपेक्षा होती रही है, उनको उठाने के लिए संविधानवादियों ने या बाबा साहब अम्बेडकर ने ये चीज़ें बनाई हैं कि उनको समानांतर लाया जाए, तो उसका विरोध क्यों? रोहित जी, आज जहाँ पर आप शोषित और दलित की बात करते हैं, आप कभी जाएं आप स्वर्ण समाज के लोगों के घर में, आप उनके आर्थिक स्थिति देखें, आप उनके घरों की स्थिति देखें, उन लोगों की स्थिति क्या है? उन लोगों में गरीबी नहीं है, वो लोग शोषित, वो पीड़ित नहीं है। एट्रोसिटी SC/ST एक्ट के नाम पर देश के प्रधानमंत्री ने एक अध्यादेश, एक काला कानून लागू कर दिया कि हमसे बिना पूछे, हमसे बिना जांच किए हम लोगों को जेलों की सजाए का कानून इस देश की सरकार ने अध्यादेश में लाकर पास कर दिया। क्या हमारे साथ प्रताड़ना नहीं हुई? आपको लगता क्या रोहित जी, जब इस देश में जब 90% लेने वाला घर में बैठता है, 40% लेने वाला कुर्सी पर बैठता है, क्या वो प्रताड़ना नहीं है? क्या जब इस देश में जब 21 साल के एक युवा को बूढ़ा करके घर में बैठा दिया जाता है, 26 साल के लड़के को अधिकार देकर उसको जवान रखा जाता है, क्या वो प्रताड़ना नहीं है? पर रुमित जी, इतना बड़ा देश है, अगर सरकार कोई अध्यादेश लाती है, कानून लाती है, ये भी सच है कि सभी चीज़ों को ध्यान में रख के लाया जाता है, और हम एक जगह की बात ना करके ऐसी बहुत सी जगहें होंगी देश में जहां इन लोगों के साथ ऐसा व्यवहार होता होगा, या हमारे ये जो अन्य समुदाय के भाई बहन हैं उनके साथ ऐसा व्यवहार रहा होगा, इस चक्कर में सरकार कानून लाई है। रोज जी, हमारे लोगों के साथ जब व्यवहार होता है, हमारे लोगों के साथ प्रताड़ना होती है, उसके बारे में चिंतन कौन करता है? आज जब हमारे लोग सुसाइड करते हैं, इन झूठे केसों में फंस के हमारे परिवार बर्बाद हो जाते हैं, हमारे लोगों को ज़मीन जायदादें बेचनी पड़ती है, जेवर बेचने पड़ते हैं घर के महिलाओं को जमानत लेने के लिए, बात करता है। चलिए, आपने इस मुद्दे को लेकर पार्टी बनाई है, और अब मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि आपकी पार्टी RDP इन चुनावों में सबसे पहले तो क्या सभी 68 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं? सबसे पहला सवाल। बिल्कुल, 68 क्या सीटों इतना बेस, इतना जनाधार, इतना कैडर, इतना सब कुछ आपके पास मौजूद है कि आप पूरे हिमाचल में लड़ पाए? रोहित जी, ये स्वर्ण समाज की पार्टी है, राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी, और इसका जन्म एक स्वर्ण समाज के एक उग्र आंदोलन से हुआ है। अगर आप राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी का कैडर वोट देखें, इसका आधार देखें, तो 62 लाख लोग इस पार्टी का कैडर वोट हैं, 62 लाख लोग इस पार्टी का आधार हैं। क्यों? क्योंकि उन 62 लाख परिवारों के बच्चों के अधिकारों की लड़ाई की आवाज़ को बुलंद करने के लिए राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी का जन्म हुआ है। एक सच ये भी है कि पूरे राज्य में या पूरे देश में बहुत सारी सीटें ऐसी होती हैं जो आरक्षित होती हैं, आप एक पर्टिकुलर वर्ग को लेके चल रहे हैं, वहाँ आप क्या कीजिएगा? जो रिजर्व सीट्स हैं वो लोग कैसे चलेंगे आपके? मैं आपको एक बात बड़ा सीधे से शब्दों में मैं स्पष्ट करता हूँ कि आज तक हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, हम लोगों ने लड़ाई कभी किसी के अधिकार को ख़त्म करने के लिए नहीं लड़ी। आज जब हम अपने अधिकारों के लिए खड़े हुए तो कुछ अन्य वर्गों के संगठन वो हमारे खिलाफ खड़े हो गए। 51 सालों में हम या हमारे लोग कहाँ पर खड़े हुए कि किसी के अधिकारों के खिलाफ? आज तक हमने जब किसी से कुछ मांगा नहीं, हमने आज तक अपने अधिकारों के लिए हम लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई। आज तक हमारे लोगों को हमेशा से राजनीति में बांट के रखा गया, उनको कभी अपने वर्ग की आवाज़ उठाने नहीं दी गई। हम लोगों ने कहाँ पर कभी किसी वर्ग के अधिकारों का हम लोगों ने विरोध किया? हमने कहा कि हमारी पहली बात की जो दूसरे की थाली में सरकार दे रही है, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी ना, उसका कोई विरोध है।
आप दीजिए, आपने जो देना है दीजिए, लेकिन जो हमारे समाज के लोगों की थाली में आप छोटा मोटा जो डाल रहे हैं, कम से कम उसको छीन के आप दूसरों में तो मत बांटिए। और जहाँ पर अन्य वर्गों की बात आती है रोहित जी, आप हिमाचल प्रदेश की राजनीति उठाकर देख लीजिए। आप बहुत सारे राजनेताओं के आपने इंटरव्यू लिए हैं, आप उन राजनेताओं को देखें। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में आज तक अनुसूचित जाति वर्ग में कौन सी जाति का प्रभुत्व रहा है, कौन सी जाति के पास नेतृत्व रहा है? एक या दो जाति, दूसरी तो एक कहने के लिए एक ही जाति के पास इस प्रदेश की राजनीति का नेतृत्व रहा है। जो अन्य अनुसूचित जाति वर्ग में जो जातियां हैं वो लोग कहाँ गए? पर रोमी जी, जाति की राजनीति करनी ही क्यों है? मैं यही तो सवाल पूछ रहा हूँ। विकास की राजनीति हो सकती है, मुद्दों की राजनीति हो सकती है, बहुत से तरीके की राजनीति। रोहित जी, जातिवाद की ये राजनीति क्यों? जो जहाँ पर बात समाज की राजनीति आती है, जाति की राजनीति आती है, ये हमने नहीं करी, ये इन राजनेताओं ने करी। तो आपको लगता नहीं उन्हें इसे तोड़ना चाहिए? ये इन भाजपा कांग्रेस वालों ने करी रोहित जी। 51 सालों से जो इन्होंने खाइयां डाली, जो इन्होंने दरार डाली, सबसे बड़े जिम्मेवार हैं ये लोग, सबसे बड़े जिम्मेवार हैं ये लोग। पर आज सीधे तौर पे कोई भी अगर पार्टी जाति की बात तो करती नहीं है, वो तो जो टिकट बांटती है जब तो अपने चेहरों को टिकट बांटती है, पर अब रोहित डायरेक्टली जाति को लेकर रोहित जी, आज इस देश में जितनी नीतियां बनती हैं, जितनी योजनाएं बनती हैं, आप पंचायत में जाकर देख लीजिए। पंचायत में आवास योजना होगी, सड़क योजना होगी, सोलर लाइट योजना होगी, किसके लिए होगी? एक जाति के लिए। आप हमारे लोगों के पास जाइए, हमारे घरों में जाइए, एक भी घर में आपको, हमारे स्वर्ण समाज के घरों में आपको देखिए ना, सोलर लाइटें मिल जाए, आप देखिए पक्की सड़क मिल जाए। आप देखिए सरकार की नीति है, मैं आपके ही प्रदेश की बात करता हूँ, चाहे वो हिम केयर की बात हो वो सबके लिए है, वो हर घर नल हर घर जल की बात हो वो सबके लिए है, वो सहारा योजना हो, वो पेंशन योजना हो। इन चीज़ों की बात क्यों ना की जाए ताकि सभी लोग आपके साथ जुड़ें? जहाँ पर बात योजनाओं की आती है, शगुन योजना इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लागू करी, घोषणा करी कि हम हिमाचल प्रदेश की बेटियों को 31,000 रुपया हम शगुन देंगे। आपने जब वो प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जब वो योजना का जब सदन के अंदर से घोषणा करी, आप उनके शब्द सुनते कि मैं अपनी बेटियों को एक सौगात देने के लिए आया हूँ, उनका दर्द बांटने के लिए आया हूँ, एक बड़ा होने के नाते उनको सौगात देने के लिए आया हूँ। लेकिन वो बेटियाँ, अनुसूचित जाति वर्ग की बेटियों को मैं 31,000 रुपया मैं शगुन योजना उनकी शादी में देने की मैं यहाँ से घोषणा करता हूँ। हमारी बेटियाँ कहाँ गई? तो हमारी बहनें कहाँ गई? तो जनरल कैटेगरी को नहीं है ये फैसिलिटी? 3 दिन का समय देवभूमि क्षत्रिय संगठन ने प्रदेश के मुख्यमंत्री को दिया कि अगर 3 दिन के भीतर आपने जनरल कैटेगरी की बेटियों के लिए योजना लागू नहीं करी, हिमाचल प्रदेश की सड़कें बंद कर देंगे। तीसरे दिन वो जो योजना थी, हमारे स्वर्ण समाज की बेटियों को लिया, लेकिन किन को लिया? जो बीपीएल परिवार की बेटियां थी उनके लिए वो योजना लागू की गई। साहब, जितनी भी आज तक योजनाएं, नीति जातिवाद की खाई, ये बैठे हैं 51 साल से जो कुर्सियों के ऊपर बैठे, ये लोग जिम्मेवार हैं। आज राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी को रोहित जी इस हिमाचल प्रदेश में बनाने की आवश्यकता ना पड़ती अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री अब सारे के सारे लोगों के प्रति अपने जिम्मेवारी का निर्वहन करते। कोई भी मुख्यमंत्री, चाहे भाजपा चाहे कांग्रेस, आज तक कौन से मुख्यमंत्री ने, कौन से नेता ने, कौन से विधायक ने, कौन से मंत्री ने बात करी? चलिए, आप आरक्षित सीटों लड़ेंगे कैसे? रिजर्व सीटों पे क्या आपकी स्ट्रेटेजी? रोहित जी देखिए, मैं आपको बात बता रहा था कि एक वर्ग का, एक जाति का प्रभुत्व रहा है। जो अन्य वर्ग, अन्य जातियां हैं अनुसूचित जाति वर्ग में, जिनको हमेशा भीड़ का हिस्सा माना गया, जिनको हमेशा वोट बैंक का हिस्सा माना गया, जिनके मान सम्मान की आज तक कभी बात नहीं करी, आज बहुत सारी सीटों पे अनुसूचित जाति वर्ग के लोग हमारा समर्थन कर रहे हैं, हमारी पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। क्यों? क्योंकि जो मान सम्मान उनको 51 सालों में भाजपा कांग्रेस के लोगों ने मिलने नहीं दिया, उनके ऊपर बैठी क्रिमिलेयर व्यवस्था ने उनको मिलने नहीं दिया, वो राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी उनको वो अधिकार, वो मान सम्मान देने की बात। देखिए, कल को आपकी विधायक जीतते हैं या आपको किसी तरह से सत्ता में आने का मौका मिलता है, तो क्या इस चीज़ की गारंटी रहेगी कि आप सभी वर्गों को साथ लेके चल पाएंगे या आप दबे कुचले जो वर्ग हैं उनके लिए कुछ कर पाएंगे? क्योंकि आपकी पार्टी का निर्माण तो जातिवाद के हिसाब से हुआ है। रोज जी, मैं आपको सीधे शब्दों में बात कहना चाहता हूँ। जाति के हम राजपूत हैं और क्षत्रिय हैं। हमारा इतिहास खून से लिखा हुआ इतिहास है, बलिदान से लिखा हुआ इतिहास है। हम लोगों ने आज तक जितनी बार भी बलिदान दिया, हमने कभी जाति और धर्म नहीं देखा। हमने सबके लिए एक बराबर, एक सबको ध्यान में रखते हुए हमने अपनी गर्दनें कटाई हैं। हमारे वीर योद्धाओं ने अपने प्राण तक बलिदान कर दिए। जहाँ पर बात, ये तो सत्ता है, ये तो सरकार है।
देश में मरने मिटने की बात आई थी, हम तब भी पहली पंक्ति में खड़े थे और लोगों के लिए। आज जहाँ पर सरकार की बात आएगी, जहाँ पर रोमित सिंह ठाकुर की बात आएगी, राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी की बात आएगी, रोहित जी मैंने आपको पहले भी कहा, मैं हर उस व्यक्ति के साथ, हर उस परिवार के साथ में खड़ा हूँ, वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, जिसके अधिकारों का आज तक हनन होता रहा। जो लोग उस जाति के नाम पर, उनके अधिकारों के नाम पर मलाई खाते रहे, उनका कट्टर विरोधी हूँ। आपका मैनिफेस्टो बन चुका है या बनने वाला है? तैयारी, चलिए। क्या उसमें मुख्य चीज़ें रहने वाली उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। उसमें जहाँ पर स्वर्ण समाज को लेकर है, चाहे युवाओं को लेकर है, चाहे रोजगार को लेकर है, शिक्षा को लेकर है, स्वास्थ्य को लेकर है, पर्यटन को लेकर है। तो वो जो शिक्षा और स्वास्थ्य और सारी चीज़ों को लेकर है, वो फैसिलिटीज सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए रहने वाली है या सबके लिए रहने वाली? साहब देखिए रोहित जी, हमारी सबसे पहली बात जो हम लोग करने जा रहे हैं वो समानता के अधिकार पे हम लोग बात करने जा रहे हैं कि सबको एक बराबर मान सम्मान अधिकार इस हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के लोग या सरकार वो उनको सबको देगी। जो इन्होंने जाति के आधार पे आज तक सबको नीति योजना देने का जो काम किया है, हम उसको समाप्ति करने के लिए जा रहे हैं। हम सब के लिए एक बराबर नीति योजना की हम लोग बात करने जा रहे हैं, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो। पर आप अपने वोटर तक ये बात पहुंचाएंगे कैसे? क्योंकि एक इमेज आपकी जाती है कि ये स्वर्ण समाज को लेके आगे चल रहे हैं, जो अन्य वर्ग हैं वो आपके साथ जुड़ेंगे कैसे? रोहित जी देखिए, बात ऐसी है कि जहाँ पर हमारी आवाज़ की बात आती है कि हम अपनी आवाज़ पहुँचाएंगे कैसे। आज इस हिमाचल प्रदेश में जितने भी लोग रोमित सिंह ठाकुर को सुनते हैं या उसको देखते हैं, तो उसको उन सभी को पता है कि ये अगर कुछ बात बोल रहा है तो किस आधार पे ये बात बोल रहा है। अगर आज हम अन्य वर्गों के लिए बात करते हैं, उस गरीब जो असल में गरीब है, दलित है, वंचित है, जिसके अधिकारों का हनन किया गया, आज हम उसके साथ खड़े हैं और हर उस पे खड़े हैं। बहुत सारे लोग, आज कल भी हम लोग एक कार्यक्रम में थे, परसों बहुत सारे सैकड़ों परिवारों ने हमारी पार्टी का दामन थामा, अभी हम लोग दोबारा से जा रहे हैं, बहुत सारे लोग हमारी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। और जहाँ पर आवाज़ पहुँचाने की बात आती है रोहित जी, हिमाचल प्रदेश में जहाँ पर आवाज़ पहुँचाने की बात आएगी, हर कान हर घर तक हम अपनी आवाज़ पहुँचाएंगे। आप 68 सीटों पर लड़ने वाले हो, जैसे कि बात हुई आपकी, ये कसौली सीट ही सबसे पहले तो जहाँ हम खड़े हैं रिजर्व कैटेगरी में आ जाती है, तो आपको यहाँ से कैंडिडेट्स मिल गए हैं रिजर्व सीट? जी देखिए, जहाँ पर कैंडिडेट की बात आती है तो हमारे पास 3-4 नाम हैं जिनके नाम चले हर जगह और हर जगह से, और जहाँ पर लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि हम अपनी पार्टी के स्तर पे भी कुछ सर्वे करा रहे हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स हमारे भी हैं, तो उसको फॉलोअप करते हुए जिसका नाम सबसे आगे चलेगा उसको। क्या लगता है आपको, कैसा प्रदर्शन आपकी पार्टी का रहने वाला है? 68 सीटें हैं, आप हिमाचल में घूमे हैं, कहाँ कहाँ आपको लग रहा है आपका बहुत अच्छा आधार है, या कहाँ आपको लगता है कि अच्छा हो सकता है? रोहित जी देखिए, बात ऐसी आती है कि हमारा क्या रिजल्ट रहता है या हमारा क्या प्रदर्शन रहता है, प्रदर्शन नहीं रहता। तो सबसे बड़ा उदाहरण 10 दिसंबर इस हिमाचल प्रदेश में है रोहित जी। सरकार को घुटने के बल झुकाया हमने, सरकार को घुटने के बल लाया हमने। इन नेताओं की जो सांसें थी, इन नेताओं की हमने सांसें थमाई। वो हमारा प्रदर्शन, जहाँ पर राजनीतिक प्रदर्शन की 68 सीटों के ऊपर बात आती है रोहित जी, मैंने आपको कहा 62 लाख लोग इस हिमाचल प्रदेश में जिनके अधिकारों की बात कर रहे हैं। आज जहाँ पर समाज की बात आ रही है, जहाँ पर उन लोगों को लग रहा है कि कोई हमारी बात करने के लिए आज खड़े हुए हैं, हमारे बारे में आज तक हमारे बारे में किसी ने बात नहीं करी। पर रोमित जी, ये एक जो रैलियों में भीड़ आनी या फिर बहुत भीड़ जुट जानी, ये लोकतंत्र है, इसमें शायद ये वोट का गारंटी तो कभी नहीं है। आपको हालिया पंजाब की एग्जांपल देता हूँ, आपने देखा होगा हज़ारों लाखों किसान जुटे हुए थे, और जब वही किसान इलेक्शन में जाते हैं तो आपको पता है कि क्या हुआ है। रोहित जी मैं आपको इसमें एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग आप बात मान लो, या हमारे लिए आप गर्व का विषय मान लो। आज भाजपा चाहे कांग्रेस, मुख्यमंत्री साहब अपनी रैलियां कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, ये 75 ये जो अमृत महोत्सव के कार्यक्रम करा रहे हैं, हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम की सारी बसेस उनके कार्यक्रम के लिए लग रही हैं। लोग सड़कों पे बेचारे परेशान हो रहे हैं, उनको बस नहीं मिल रही। कांग्रेस की रैलियों की बात करें, हजारों रुपया ये बांटने का काम करते हैं, लोगों को पैसे देते हैं, तब ये बुलाते हैं। धर्मशाला में 10 दिसंबर को अगर 1 से 1.5 लाख लोग एकत्रित हुए रोहित जी, अपने जेब के पैसे के ऊपर, अपने जेब का पैसा खर्च के। दूसरी बात, घर की रोटी की बात आई, वो 1 से 1.5 लाख लोग अपने घर से रोटी लेकर वहाँ पर आए। मैं आपको एक बात बड़े दावे के साथ मैं बोल सकता हूँ, आपके मीडिया चैनल के माध्यम से इन भाजपा कांग्रेस वालों को चैलेंज दे के मैं बात बोल सकता हूँ कि आप एक कार्यक्रम कराए, एक कार्यक्रम इस हिमाचल प्रदेश का रोमित सिंह ठाकुर स्वर्ण समाज के साथ मिलकर करेगा। एक तरफ भाजपा करेगी, एक तरफ कांग्रेस करेगी। यहाँ रोमित सिंह ठाकुर ऐलान करेगा कि एक बिना पैसा खर्चे अपने स्वर्ण समाज को एकत्रित करेगा। रोहित जी 1 मिनट, और इन भाजपा कांग्रेस वालों को बोलो, तुम्हारे अंदर दम है, तुम्हारे सच में अगर तुम असली की राजनीति करते हो, अपने लोगों को बिना गाड़ी का तेल दिए, रोटी दिए, बिना खर्चा दिए बुलाओ।
68 सीटों में से कितनी सीटें? 68 सीटों में से जहां पर बात आती है तो रोहित जी मेरा जवाब आपको वही है, 62 लाख लोग। 62 लाख लोग तय करेंगे कि 68 सीटें या कितनी सीटें। समाज की लड़ाई है, समाज के अस्तित्व की लड़ाई है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं हिमाचल प्रदेश की जनता को मैं बोलना चाहता हूँ, स्वर्ण समाज की जनता को मैं बोलना चाहता हूँ कि ये जो स्वर्ण समाज की लड़ाई है, आज तक इस हिमाचल प्रदेश में जहाँ पर एक समाज की बात आती है, चाहे देश की बात आती है, आज जिस लड़ाई को लड़ते लड़ते हम लोग इस मुकाम पर पहुँचे कि आज हम अपने समाज की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, आज तक ऐसा कभी मौका नहीं आया। रोहित जी 2 मिनट मेरी बात सुन लीजिए, आज तक ऐसा मौका नहीं आया। मैं आपके चैनल के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के 62 लाख लोगों को मैं बोलना चाहता हूं कि आज आप लोगों के परीक्षा की घड़ी है। आज उनको सोचने के ऊपर मजबूर होना पड़ेगा कि उन लोगों ने किस दिशा में जाना है। हम मरने के लिए तैयार हैं, हम मिटने के लिए तैयार हैं जहाँ पर समाज की लड़ाई आती है। ये राजनीतिक विकल्प राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी बना तो उन आंसुओं को देखकर बना, उस दर्द को देखकर बना जो हमारे समाज के लोग झेलते हैं और देखते हैं। पर रूमी जी एक बात बताइए, मैं फिर वही कह रहा हूँ कि आपने राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी बनाई, अच्छा होता कि आप हिमाचल को या देवभूमि को आधार रख के बनाते। अब क्योंकि एक घर स्वर्ण का है, एक घर किसी दूसरी जाति वाले का है, एक घर तीसरी जाति वाले का है, अगर इस तरह से पार्टियां करेंगी तो ये 3 घर तो कभी आपस में रह ही नहीं सकते, तो लड़ेंगे रोज। रोहित जी मैं पूछना चाहता हूं कि आज जब स्वर्ण समाज अपने अधिकारों की बात करता है या अपने समाज को एकत्रित करने की बात करता है तो हमारे ऊपर सारी की सारी बातें इंप्लीमेंट क्यों होती हैं? हम जब इस हिमाचल प्रदेश में चले थे अपने आंदोलन को लेकर, हमारे बहुत सारे अन्य वर्गों के लोगों ने क्षत्रिय मुर्दाबाद, ब्राह्मण मुर्दाबाद, स्वर्ण समाज मुर्दाबाद, हमने कभी नारे नहीं लगाए? क्या उन चीज़ों से माहौल कभी ख़राब नहीं हुआ? हम लोग सड़कों पर चले, हमारी गर्दनें तक की काटने की, हमारे खून तक की नदियां बहाने तक की हमेशा बात की गई, हम लोगों ने कभी विरोध नहीं किया। क्या उस चीज़ से कभी माहौल ख़राब नहीं हुआ? क्या आज जब हम अपने बारे में बात करते हैं, जब अपने समाज के बारे में बात करते हैं, अपने समाज को जिंदा करने की जब हम बात करते हैं, तो क्या सारी की सारी चीज़ें, सारी की सारी जिम्मेवारियां वो स्वर्ण समाज के कंधों पर नहीं है? रोहित जी तो बीजेपी और कांग्रेस की तो आपने बार बार नाम लिया और बात कर दी, आम आदमी पार्टी का आपने देखिए, मैं ऐसी किसी भी पार्टी का नाम को कंसिडर नहीं करता, या मैं किसी भी ऐसे नाम को या ऐसी किसी पार्टी को मैं अपने शब्दों में मैं कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता कि जिसका हिमाचल प्रदेश से कोई लेना देना ना हो। आज पंजाब की स्थिति आज देखने लायक है। उन लोगों को हम इस हिमाचल प्रदेश में कैसे मान लें और कैसे उनको हम किसी तवज्जो के तौर पर देख लें? साहब, इस हिमाचल प्रदेश में अगर तीसरा विकल्प अगर हिमाचल प्रदेश का होगा, राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी होगा और देवभूमि पार्टी वाले हो। आपके लिए अछूत है, मतलब आप चाहे जो मर्जी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मैं किसी भी ऐसे पार्टी का नाम को मैं कंसिडर करता ही नहीं कि जिसका हिमाचल प्रदेश से कोई लेना देना ना हो। चलिए, एक चीज़ तो आप चाहे बीजेपी और कांग्रेस को अपने से अलग कहें या दूर कहें या मतभेद कहें, एक चीज़ तो तीनों पार्टियों में अब कॉमन हो गई, बीजेपी, कांग्रेस और आरडीपी में, कि तीनों ही आपको इस खेल में नहीं मान रहे हैं। उनका भी यही वर्जन रहता है कि हम आम आदमी पार्टी को इस इलेक्शन में नहीं देखते हैं। हालांकि वो भी एक पार्टी है, अपने तौर पे इलेक्शन लड़ रही है, कैडर है, उनके भी उम्मीदवार हैं, लेकिन बीजेपी, कांग्रेस और आप उनको नहीं मानते हैं, रेस में नहीं मानते। चलिए, अब कब तक आपकी जो फाइनल लिस्ट है कैंडिडेट्स की वो अनाउंस होने वाली है और इलेक्शन की तैयारियां कैसे चल रही हैं? इलेक्शन की तैयारियां हमारी इस टाइम कम से कम 30 से 35 सीटों के ऊपर हमारा डोर टू डोर कैंपेन चला है। और सबसे अच्छी बात हमारे लिए है और सबसे एक सुखद विषय हमारे लिए कि हमारे लोग कई जगह जा रहे हैं, तो हमारे समाज के जो लोग हैं उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत कर रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, क्योंकि आपने सभी मुद्दों पे एक बड़ी बेबाक सी राय रखी है, और क्योंकि आपने बता दिया कि आप स्वर्ण जाति को लेके ही आपने इस पार्टी का गठन किया है और समर्पित है, और उसी कुछ चीज़ को लेके आप आगे भी चल रहे हैं। समर्पित है, स्वर्ण समाज को समर्पित है, 62 लाख लोगों की पार्टी है। और दूसरी बात कि किसी के खिलाफ नहीं है, अपनों के साथ है। मतलब आधार आपका चाहे जनरल कास्ट का रहेगा, लेकिन आप सबको साथ लेके चलने की बात भी कर रहे हैं। अपनों के साथ हैं, अपनों को रोता हुआ नहीं देख सकते। क्योंकि आपको ये लगता है कि अगर बाकी समुदाय का या बाकी जातियों का साथ नहीं मिला तो कहीं जीत में मुश्किल आ सकती है या कहीं ऐसा कुछ हो सकता है। देखिए, बात ऐसी है कि जिसने विरोध करना है वो करेगा, जिसने साथ देना है वो सारी की सारी जंजीरें तोड़कर हमारे साथ खड़ा होगा। आज तक भी वैसा हुआ है और अभी भी हो रहा है और आगे भी होगा। बहुत सारे हमारे अनुसूचित जाति वर्ग के हमारे भाई, हमारे परिवार हैं जो सारी की सारी बेड़ियां तोड़ के आज हमारे साथ खड़े। और मेरा पूरा का पूरा विश्वास है, क्योंकि जिन लोगों को ये लगता है और जो लोग अच्छे से समझते हैं, जब वो इस बात को परखते हैं कि रोमित सिंह ठाकुर हमारे खिलाफ नहीं है, ये अपने लोगों के साथ है,
ये अपने लोगों के दुख दर्द को साझा करने की बात कर रहा है, वो सारी की सारी जंजीरें और बेड़ियां तोड़कर हमारे साथ डंके की चोट पर खड़े होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका। और इंतज़ार रहेगा आपकी कैंडिडेट्स की लिस्ट, आपकी मैनिफेस्टो और आगे चुनाव किस तरह से बढ़ते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले कहा कि हिमाचल का वो चुनाव, ये 2022 का जो चुनाव है, पिछले चुनाव से अलग है। पार्टी एक नहीं है, पार्टियां ज़्यादा हैं। चलिए देखते हैं। कहते हैं कि लोकतंत्र में जनता का सबसे बड़ा रोल होता है। वो जो आम जनता जिसको हम कहते हैं, जो किसी वर्ग से हो सकती है, कोई बहुत अमीर हो सकता है, कोई बहुत गरीब हो सकता है, कोई एक जाति से हो सकता है, कोई दूसरी जाति से हो सकता है, कोई दिन में 100 रुपया कमाने वाला हो सकता है, कोई दिन में लाख कमाने वाला हो सकता है। लेकिन सबकी उंगली में जो ताकत दी है लोकतंत्र ने, वो बराबर की है। क्योंकि जब अंदर जाकर आप ईवीएम का बटन दबाएंगे तो आप अपना भविष्य खुद बनाएंगे। देखते हैं जनता का फैसला क्या रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मिलेंगे आपसे एक नई राजनीतिक शख्सियत के साथ, तब तक आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।